Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। और इसमें आज आपकी लास्ट क्लास है पेन के 5 प्रोसेस मॉडल की, यानी कि इसके पहले मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। पेन के 5 प्रोसेस मॉडल को हमने पूरा समझ लिया है, एक एक चीज़ इसमें जो भी आपको समझनी थी। और अब आज आपकी जो है क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 1 से 21 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, बीच में स्किप कर रखा है, तो उनको करके आओ, एक एक वर्ड मेरा समझ के आओ। हर एक लेक्चर में मैंने जो वर्ड्स बोले हैं वो वर्ड्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो वर्ड्स क्लियर होंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें कि आप रॉन्ग करोगे या फिर लैंग्वेज को मिस इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। उसके पीछे की यही है कि आप अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने समझ लिए हैं वो सारी चीज़ें करेक्ट करते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वर्ड्स को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनके दो चार क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। खैर शुरू करते हैं। आज का क्लास नंबर 22 है, ठीक है। शुरू करेंगे। यहाँ पे आते हैं पेन के 5 प्रोसेस मॉडल पे। देखो भाई, यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से दिख भी रहा होगा। हमने यहाँ पे सारा कुछ निपटा लिया। अब भाई फाइनल बचा हुआ है आपका क्या, कि भाई मेजरमेंट वाला सेक्शन बचा है और आपका जो रिजल्ट एंड केपीआईज हैं, इनमें मेन बात हमें करनी है। मैंने आपको बताया जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो स्टैंडर्ड्स में ही आपका यहाँ पे होते हैं कुछ मैट्रिक्स, जिनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उनके बेसिस पे रिजल्ट निकाले जाते हैं। और उन्हीं जो ये मैट्रिक्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया केपीआईज में और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब डियर देखो, होता क्या है ना, कि यही मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, ठीक है, उन्हीं को हायर लेवल पर ले जाके हम क्या बना देते हैं, केपीआईज उनको यहाँ पे हम बना लेते हैं, दो तीन चीजों को जोड़ करके। जो डेटा इसमें निकल के आया, इन मैट्रिक्स को हमने जोड़ा जा रहा, मेजरमेंट करी इनकी, तो फिर हमें पता चलता है कि क्या चीजें हमारे लिए मेन है, उनका हमें क्या केपीआईज उनके बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी है और इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आज एक्चुअली में हमारा जो है आज थ्योरी पार्ट थोड़ा सा हो जाएगा। ये मुझे आपको नोट्स बनवाने हैं, तो वो आप जरा सा नोट्स बनाइए। और जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उनको ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टू द पॉइंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं बनता। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेन टाइप्स ऑफ आपके मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं। अब ये टाइप्स में भी हमें क्या समझना है बेसिकली, कि कौन से मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहली मैट्रिक्स की, और बेसिकली मैट्रिक्स नहीं, मैं ट्रक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऐसा ट्रक्स करके आता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मैट्रक्स, यहाँ पे एच ऐसा, ठीक है, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। खैर, अब मैं आपसे पहले मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है आपका कस्टमर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है आपका ये कस्टमर मैट्रिक्स, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो आपका कस्टमर मैट्रिक्स है, इसमें हम कौन से पॉइंट्स की बात करते हैं, जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, वो पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ना, मैंने देखा कुछ बच्चे, सर पेड कोर्स प्रोवाइड कर दो, इसका पेड ये कर दो, पेड कुछ भी अलग से अगर प्रोवाइड करना है सर वो करवा दो। अरे भैया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इवन आपको पूरे कुछ भी कहीं भी मिल रहा है ना, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कहीं भी है ही नहीं, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कोई भी आप ये छोड़ो, कोई भी और कहीं से भी कुछ भी देख लो, कहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कॉपी करके कुछ आ जाए तो बात अलग, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो उसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ऐसे ही इसका अभी कुछ भी नहीं है, अभी धीमे धीमे आ जरूर जाएगा, ठीक है। बट इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है आपका बिल्कुल सिलेबस को ही पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम कवर कर ले रहे हैं। मैं आपको क्यों बोलता हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ ना, ये बुक्स में 10-10 पेजों में जाती हैं। उनका क्रक्स है ये, बिल्कुल चंक्स दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल क्रक्स निकाल करके जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद जब हम टाइप्स में बात करेंगे ना, तो टाइप्स में भी आपका जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, पिछली बार का जो टाइप वाला क्वेश्चन था ना, वो इतना ईज़ी नहीं था। अगर आप उसे कॉन्सेप्ट में लेके जाओगे, रट लो तो बात अलग, लेकिन उसे कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें वो लोग वहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है। तो खैर यार, ये देखो कस्टमर मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं तो आपका क्या-क्या मेज़र किया जाता है। तो जो आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, सीएलवी, अब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि सीएलवी का जो मेज़रमेंट है, वो किस टाइप के मैट्रिक्स में आता है अंदर, तो ये आता है आपका कस्टमर मैट्रिक्स में। क्लियर है? याद रखोगे। फिर ऐसे ही आपका हम इसमें क्या और मेजर करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं कस्टमर का एक्विजिशन एंड कस्टमर का कन्वर्जन रेट। याद आ रहा है मैंने आपको क्या क्या सिखाया था। कस्टमर ये आपका सी यू होगा, ठीक है।
क्या हो गया, कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था ना क्या होती है, बताओ फटाफट से नीचे कमेंट करके कि किसी भी कस्टमर को एक्विजिशन करने का जो रेट आएगा या फिर जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, एंड रिटेंशन रेट ये क्या होते हैं बेसिकली। मैंने आपको बताया हुआ था ना कि जो हम किसी भी कस्टमर को हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी जो भी कॉस्ट लग रही है ना उसको अप्रोच करने के लिए, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर का खर्चा बैठ रहा है वो सारा का सारा किस में जाता है, एक्विजिशन रेट कॉस्ट में जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें इसमें मेजर की जाती हैं और बेसिकली ये रेट मेजर किया जाता है, इसका रिटेंशन रेट कस्टमर का मेजर किया जाता है, इसके ऊपर क्या कॉस्ट लगाई जा रही है वो भी इसमें मेजर की जाती है, ठीक है। ये अलग से पॉइंट है, मतलब ये 3-4 पॉइंट इसी में बन जाएंगे आपके। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स यानी कि कंप्लेन आपकी जो जो कंप्लेन आ रही हैं और उनका लेवल ऑफ सीरियसनेस, ठीक है, क्या होता है लेवल ऑफ सीरियसनेस, जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है कस्टमर की कंप्लेन वगैरह का, वो आपका इसमें देखा जाता है। जैसे कि लेटर से किसी कस्टमर की प्रॉब्लम जो है काफ़ी जेन्यून है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पूरा आपका प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव चला गया, तो वो सभी उस चीज़ का मेजरमेंट भी आपका किसमें किया जाता है, इस पहले वाले आपके मैट्रिक्स में किया जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ पॉइंट जो आता है इसका, देखो यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था एक कस्टमर नॉलेज वैल्यू होती है, ठीक है ना। कस्टमर नॉलेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कस्टमर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, कस्टमर अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कंपनी को कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो कस्टमर की जो नॉलेज वैल्यू है वो भी हम इसमें मेजर करके रखते हैं कि भाई ठीक है, ये कस्टमर की नीड है, उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट आगे लॉन्च कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी बातें हो गई, ये पहली बात। दूसरी बात आपका ये भी मेजर किया जाता है कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए लॉयल है, ठीक है ना। तो लॉयल्टी ऑफ कस्टमर जो है इसमें मेजर की जाती है। अच्छा, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर से मुझे कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो हम अपना करेंगे मार्केटिंग में, ठीक है। मार्केटिंग पढ़ते टाइम मैं आपको करा दूंगा और मार्केटिंग की जो क्लासेस है वो भी करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा ना आपको ये अगर आपने नाम सुना हो अगर कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। आपके पास में अभी टाइम है, अच्छा खासी टाइम है, इस टाइम का यूज़ करोगे और उसको स्टडीली यूज़ करोगे। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया 2 दिन शांत, एक दिन पढ़ लिया 2 दिन शांत, ठीक है। पढ़ रहा है, स्टडीली है और सारी चीज़ों को कवर करते जा रहा है। मैंने एक दिन अगर जो भी करा दिया उसको कवर करना है, याद होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि इसे मैं 2 दिन बाद याद करूंगा, 3 दिन बाद। खैर, ये हो गया लॉयल्टी ऑफ कस्टमर हो गया। फिर दूसरी बात होती है कि कस्टमर ने यहाँ पे क्या किया है, रिकमेंडेशंस दी हैं या फिर यहाँ पे आपको क्या हुआ है, एक आपका वर्ड होता है एडवोकेसी, ठीक है। क्या होता है, एडवोकेसी बाई कस्टमर, एडवोकेसी बाई कस्टमर। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, एडवोकेसी बाई कस्टमर क्या होती है। एक ना लेवल होता है आपका कस्टमर के, हमारा जैसे कस्टमर है, पहले मैंने आपको बताया क्या होता है आपका कस्टमर कोई प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। पहले क्या होता है आपका प्रोस्पेक्ट, फिर हम उसे क्या करते हैं, अपना कस्टमर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं उसको हम, कस्टमर। फिर वो कस्टमर से हमारा क्या बनता है पता है, क्लाइंट बनता है। क्लाइंट हम किसको बोलते हैं, अगर उसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का लेवल अगर उसका ज़्यादा है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है। मैंने आपको आरएफएम के बेसिस पे कस्टमर का जो सेगमेंटेशन है वो कराया हुआ था ना। फिर ऐसे अगर हम उसमें आरएफएम में से अकेला फ्रीक्वेंसी को उठा लें और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, हमारा ये क्लाइंट है। फिर होता क्या है कि अगर वो हम कस्टमर मेरा क्लाइंट है और उसे मेरी चीज़ें कंटिन्यूअसली पसंद आ रही हैं तो फिर वो मेरा क्या बन जाएगा, एडवोकेट बन जाएगा, या फिर वो मेरी क्या करने लगेगा, एडवोकेसी। एडवोकेट का मतलब होता है कि वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने लगेगा और इवन अगर कोई सामने वाला बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट तो फॉल्टी है तो वो उसे करेक्ट करेगा, यार हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बाई मिस्टेक ऐसा हो गया हो लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है एडवोकेसी बाई कस्टमर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो जो एडवोकेसी ऑफ कस्टमर है या फिर कोई कस्टमर आपकी एडवोकेसी कर रहे हैं, और बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ से शुरू होती हैं, वर्ड ऑफ माउथ से शुरू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद में अच्छा एक और लेवल होता है कि कस्टमर एडवोकेट बन गया और फिर अगर उस कस्टमर को आपको दिख रहा है कंपनी में आपकी ग्रोथ है और उस कस्टमर के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो एक लेवल होता है जहाँ पर वो कस्टमर आपका पार्टनर भी बन सकता है, यानी कि वो आपकी कंपनी में पैसा डाल सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है आपकी कंपनी का। याद आ रहा है, मैंने आपको ऊपर शेयर होल्डर वैल्यू बताई थी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं यार, वो मैं आपको टाइम टाइम पे खोलता जाऊंगा कहाँ कौन सा एस्पेक्ट खोलना है, ठीक है। तो हर चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। तो अब समझ में आया कि ये सभी लेवल्स भी किसके होते हैं, किसी कस्टमर के टाइम टू टाइम लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ पर आपका एक चीज और हम मेजर करते हैं कस्टमर मैट्रिक्स में। ये क्या है, यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर पे। देखो, इंक्रीज इन कस्टमर वैल्यू, यानी कि जो आपकी कस्टमर वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, ध्यान देना, इंक्रीज इन कस्टमर वैल्यू, इंक्रीज इन कस्टमर वैल्यू।
थ्रू, किसके थ्रू यहाँ पर कस्टमर की वैल्यू में हमने इंक्रीज कराया? अपसेल एंड क्रॉस सेल, ठीक है, अपसेल एंड क्रॉस सेल। इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी कुछ समय पहले कि अपसेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग क्या होती है, क्योंकि अब जो है आने वाले आपके टर्म्स होंगे उनमें इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर की वैल्यू में इंक्रीमेंट कैसे होगा? अपसेलिंग के थ्रू, यानी कि उसके पास में कोई मॉडल था, मैंने उसे और अच्छा मॉडल देना शुरू कर दिया, या फिर क्या हुआ, वो एक चीज लेने आया था, मैंने उसको दो चीजें पकड़ा दी। और अब मैंने आपको बताया था कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या। अगर मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर वैल्यू की बात करूं तो आपको अब याद आ रहा है कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कस्टमर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को दे रहा है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन कस्टमर से भी जो वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है, ये दोनों ही आपकी यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं किसमें? कस्टमर वैल्यू में। ये याद रखना, ठीक है, ये आपका टू वे एक्सचेंज होता है। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे इतने अच्छे से दिखा रखा था। अब सारी बातें आपके माइंड में फिट होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका 8th नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? देखो, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस विद इन चैनल या फिर मल्टी चैनल। अब आपको यहाँ पे जब मैंने वर्ड यूज कर दिया चैनल या फिर मल्टी चैनल का, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, अगर आपने ध्यान से मेरी बातें अभी तक बहुत ध्यान से सुनी हुई हैं। तो मल्टी चैनल वर्ड का हमने यूज कहाँ पर किया था? ये हमने किया था पेन की कौन सी प्रोसेस में? जो हमारी 3rd नंबर की प्रोसेस थी। ये देखो, 3rd नंबर की प्रोसेस क्या थी? मल्टी चैनल इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये मल्टी चैनल का इंटीग्रेशन तो चलो सब इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन मल्टी चैनल होते क्या है? सेल्स फोर्स, आउटलेट, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। बताया था ना, ये सभी क्या है? यही तो होते हैं मल्टी चैनल्स। अब देखो, मैंने हर चीज को इतना पॉइंट, इसके जो पेन का मॉडल था इसका एक एक पॉइंट क्यों समझाया? क्योंकि इसका यूज अब समझ रहे हो कितना ज्यादा है। मैंने आपसे अगर एक वर्ड बोल दिया कि मल्टी चैनल की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, अच्छा, सेल्स फोर्स, आउटलेट, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि सर आप हर एस्पेक्ट की बात कर रहे हो कि इन सारे एस्पेक्ट में यहां पर कस्टमर का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा हम उसको भी यहां पर मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए इन सभी चीजों को। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पेन का 5 पॉइंट मॉडल है ना, उसका यूज इतना ज्यादा है कि क्या ही बताऊं। देखो, अब विद इन चैनल में आप कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया कई सारे यहाँ पे नंबर्स होते हैं, जैसे क्या हो गया आपका एक एनपीएस स्कोर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्कोर्स यहाँ पे निकाले जाते हैं जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस हम मेजर कर पाते हैं, और वो आपका कौन से मैट्रिक्स में आता है? आपका एक कस्टमर मैट्रिक्स में आता है। तो ये टोटल 8 पॉइंट हो गए, ये ध्यान में रखना, ये कौन से मैट्रिक्स के अंदर मेजर किए जाते हैं? कस्टमर मैट्रिक्स के अंदर मेजर किए जाते हैं। अब आते हैं नंबर 2 वाली जो आपकी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आते हैं नंबर 2। इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये हो जाती है आपकी पीपल एंड प्रोसेस, ठीक है। क्या हो जाती है? पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि आपका पीपल या पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में कौन से पॉइंट्स आते हैं, या फिर आपका उल्टा भी पूछ सकता है कि एक प्रोसेस, इसमें से आपको एक मैट्रिक्स उठा के दे देगा, एक पॉइंट उठा के दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका कौन से मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो इसमें दो टाइप के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो पहले अगर मैं आपसे पीपल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ? पीपल मैट्रिक्स की। तो मैंने बताया आपको किसी भी आपका मॉडल है ना, तो उसको यहाँ पे बेस कौन प्रोवाइड करता है? तो उसको बेस पीपल एंड प्रोसेस ही प्रोवाइड करते हैं। आपको मैंने एक लिंकेज मॉडल दिखाया था, सर्विस प्रॉफिट चेन मॉडल दिखाया। क्यों दिखाया? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, वहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे। क्या होता है, मैंने आपको बताया जो भी पीपल है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो उनका खुश होना है। उनके खुश होने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपका लीडरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यही तो बेस बनता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों इतने सारे मॉडल में आपका जो बेस था उसमें नीचे ये लाइन चिपका दे रहे थे कि पीपल एंड प्रोसेस, पीपल एंड प्रोसेस, है ना। चलो, तो पीपल मैट्रिक्स में आपका क्या मेजर किया जाता है? एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी। यहां पर हम बात किसकी करेंगे? पीपल मैट्रिक्स में यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी बात की जाती है। मेन बात यह है, आपका अगर पीपल मैट्रिक्स में आपको कोई भी अगर एम्प्लॉई से मिला पॉइंट दिख जाए तो उसको आप किस में इंक्लूड करोगे? उसको आप पीपल मैट्रिक्स में इंक्लूड करोगे। क्लियर है? जैसे कि आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हो गई, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी खासी है कि नहीं है, एक दिन में जितने कस्टमर हैंडल करने चाहिए उतने हैंडल कर रहा है, अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, ठीक है, ये सारी बातें। फिर आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन का लेवल, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी में सेटिस्फाइड है या नहीं, ये भी आपका इसमें ही चेक किया जाता है, ठीक है। कई सारे फॉर्म्स फिलअप करवाए जाते हैं एम्प्लॉय से भी टाइम टू टाइम, और उनका क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीजें
हैं, तो इससे हम मेजर करते हैं कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, क्या आप उसे मार्केट के अकॉर्डिंग जो सैलरी चल रही है उस पोस्ट के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, क्या एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ में जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। जैसे अगर आप देखोगे तो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, ठीक है, तो उनमें आपको देखना है कि हमारा जो एम्प्लॉय वो ठीक काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर की फिर से कॉल आ रही है, वो हमें बता रहा है कि जो मैंने आपसे जो पिछले आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात करी, उन्होंने मेरा डाउट ही रिजॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सब मेजर किया जाता है कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या था एंड उसका मोटिवेशन कैसा है, ठीक है ना। क्या है भाई, मोटिवेशन कैसा है उस एम्प्लॉय का। देन यहाँ पर एक पॉइंट आपका आ जाता है कि जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, यानी कि हमने जो एम्प्लॉयज यहाँ पर रिक्रूट कर रखे हैं वो कॉस्ट का मेजरमेंट क्या है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उस वो काफ़ी कम हो और हम उन्हें जो कॉस्ट है रिक्रूटमेंट में जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा चली जाए, तो इससे तो हमारी कंपनी को ही यहाँ पे क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है। तो ये भी हमें मेजरमेंट्स करके चलने होते हैं और ये सभी आपके कौन से मैट्रिक्स में आते हैं, ये आ जाते हैं अपने पीपल मैट्रिक्स में। क्लियर है, याद रखना हमेशा। और एक पॉइंट आपका और इसमें आप नोट डाउन कर लो, फिफ्थ वाला, ये सीधे के सीधे पॉइंट आपके यही बनेंगे। वैसे भी अगर घुमा फिरा देगा तो भाई ये आप बस इतनी सी चीज याद रखना है, एम्प्लॉय को लेकर के जो भी बातें होंगी वो कौन से मैट्रिक्स में आएंगी, पीपल मैट्रिक्स में आएंगी, ठीक है। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या है भाई, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है किसके अगेंस्ट, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, अगेंस्ट कस्टमर कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये इसको आप नोट डाउन कर लो, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो कैसी है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को लेकर के, है ना। ये बातें हो गई हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है। प्रोसेस मैट्रिक्स में हम क्या क्या यहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं, क्या बात हो रही है प्रोसेस मैट्रिक्स की। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो प्रोसेस में आता है, देखो पीपल में क्या हो गया, हमने सारे एम्प्लॉयज की बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रोसेस में कि जो जो प्रोसेस चल रही है, जैसे कि जो कस्टमर सर्विस के लेवल्स हैं, ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ पर कस्टमर सर्विस लेवल्स, कस्टमर सर्विस लेवल्स। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कस्टमर सर्विस के लेवल्स का सर क्या मतलब है। इसका देखो मतलब यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, इसका मतलब पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में ही मिलेगा इसका मतलब भी। चलो भाई देखते हैं क्या मतलब दिखेगा, कि ये जो है आपका एक सेल्स फोर्स है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आउटलेट में भी तो आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो उसको सामान देते टाइम, टेलीफोनी में भी आपकी कस्टमर सर्विस होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो तो उस केस में भी आपकी कस्टमर सर्विस देखी जाएगी, ई कॉमर्स में भी आपकी क्या, आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, आपका कैसा पूरा ऐप का अगर डिज़ाइन वगैरह अच्छा है, जल्दी लोड हो रहा है, और आपकी पेमेंट वगैरह कट जाने में ऐसा कोई दिक्कत, मतलब सेफ है पेमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। हर लेवल पे आपका क्या होता है, कस्टमर का क्या सर्विस दी जाती है कस्टमर को हर लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं मल्टी चैनल, है ना। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है ना। अब चलो फटाफट से हाँ बोलते जाना अगर सारी की सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही हैं तो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस लेवल इज डन इन विच पार्ट, विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो आपकी प्रोसेस मैट्रिक्स होती है। अरे बोलो हाँ क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया था वो टाइम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट मार्केटिंग, आउटलेट, ये सभी के सभी आते हैं आपके किसमें, जो हमारे मल्टी चैनल्स हैं। तो ऑर्डर का फुलफिलमेंट वो टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि लेटेस्ट से मैंने कस्टमर को यहाँ पे बता दिया मेरी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, मेरी ई कॉमर्स साइट है अमेजोनिया, ठीक है। मेरी अगर एक ई कॉमर्स साइट हो गई अमेजोनिया, तो मैंने आप कस्टमर को यहाँ पे बता दिया कि आपका जो सामान है वो 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। यानी कि आज जो डेट है वो आपकी है आई थिंक, हाँ 19 है आपकी डेट आज, और मैं उससे बोलूँ कि 21 को आपका मटेरियल मिल जाएगा या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, लेकिन उसको 21 की जगह मिल रहा है 25 को, तो उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा, टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा है। एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट देखो अब इसका, दूसरा ये होता है कि मैंने उससे सपोज करो टी शर्ट उससे मैंने टी शर्ट मंगाई, और टी शर्ट मैंने एल नंबर की ऑर्डर की, लेकिन वो मेरे पास में लेके आ गया एक्सेल। यानी कि यहाँ पर भी जो ऑर्डर का फुलफिलमेंट है वो मेरा पूरा नहीं हुआ, यानी कि मैंने जो चीज़ ऑर्डर करी थी टाइम से मुझे वो तो नहीं मिल पा रही है, दूसरी चीज़ मिल गई, अब मुझे फिर से रिटर्न पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसको मेजर किया जाता है किसमें, अगेन ये आपका प्रोसेस मैट्रिक्स में ही मेजर किया जाता है। अरे बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका फिर देखा जाता है सप्लायर परफॉर्मेंस टारगेट, ठीक है, सप्लायर परफॉर्मेंस टारगेट्स।
जो सप्लायर की परफॉर्मेंस है या फिर उसके जो टारगेट्स वगैरह हैं सप्लायर के, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी है यार, अब मेरी बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट वगैरह वो टाइम से यहाँ पे बना देती है, फैक्ट्री भी टाइम से चल रही है, लेकिन अब मेरा जो सप्लायर है उसने क्या बोला कि मैं आपका सर एक काम करूंगा, मेरे पास ये गारंटी है कि 1 मंथ में मैं आपके 50 प्रोडक्ट को बेच दूंगा, लेकिन मेरा जो टारगेट था सप्लायर के साथ वो पूरा ही नहीं कर पा रहा है, वो बस 1 मंथ में 20 जो है प्रोडक्ट को बेच पा रहा है। तो इससे मेरी जो प्रोडक्ट बनने की साइकिल है वो तो डिस्टर्ब होगी ना। अब जब वो पहले मंथ में 20 ही बेच पा रहा है तो वो अगले 50 में से 30 तो उसके यही बच गए। अब मेरी फैक्ट्री तो फिर से नए प्रोडक्ट बना के खड़ी होगी अगले महीने, है ना, तो फिर मेरे लिए क्या होगा, ये लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। समझ रहे हो? चलो फिर इसी तरीके से आपका आता है फिर फोर्थ नंबर पे, क्या होता है ये आपका टाइम न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्या होता है न्यू प्रोडक्ट, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, सर्विस डेवलपमेंट के जो टारगेट्स होते हैं, ठीक है, सर्विस डेवलपमेंट टारगेट, सर्विस डेवलपमेंट टारगेट। अब देखो ये क्या है, जैसे बेसिकली आपकी जो सर्विस है, ठीक है, वो सर्विस में आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर प्रोडक्ट देते हो। मैंने क्या बोला, जो भी बिजनेस होते हैं ना वो दो तरीके की चीजें ही प्रोवाइड करते हैं, या तो वो आपको प्रोडक्ट देंगे या फिर वो आपको क्या देंगे, सर्विसेज वगैरह देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या टारगेट रखे हैं अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के या फिर अपनी न्यू सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, ये आपका किसमें आता है ये सब आपका मेजर किया जाता है किसमें, तो ये प्रोसेस वाले पार्ट में आपका मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो फिर एक पार्ट और इसका आपका बचता है, लास्ट वाला पॉइंट, इसे याद रखना। इसमें होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट टारगेट्स, ठीक है, यानी कि आपका जो पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, उनके टारगेट्स वगैरह क्या हैं, उनको आप यहाँ पर क्या करोगे, मेजर वगैरह करते रहोगे, ठीक है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी पॉइंट एग्जाम में ऐसा लिखा दिखता है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट टारगेट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आपका कस्टमर सर्विस लेवल कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो कौन सी होती है, ये प्रोसेस मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर आपका अगले वाले टाइप पे। मैंने आपको दो टाइप करा दिए मैट्रिक्स के ना, तीसरा टाइप होता है स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स होता है, इसके बाद सीधे सीधे पॉइंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है ये हो जाता है आपका मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है, यानी कि आपकी मार्केट में क्या पोजीशनिंग चल रही है, इसका यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ये सब वगैरह देखना है कि मार्केट में पोजीशन ऊपर आ रही है या फिर कैसी जा रही है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आपका इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स में, है ना। और बेसिकली जो इसका मेन एम होता है ना, ये इसमें मेजर हम क्यों करते हैं, इसका मेन एम होता है कि हमारे जो हमने शेयर होल्डर्स का या जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके कंपैरिजन में हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटजी जा रही है वो क्या किस लेवल पे जा रही है, दोनों यहाँ पर पैरेलली चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम इसका यहाँ पे एक तरीके से अपना जो है इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम देखते हैं हमारी कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है, ठीक है, पोजीशनिंग हो गई, ग्रोथ रेट हो गया, इसके अलावा स्पेसिफिक टारगेट्स हो गए हमारे जो स्टेक होल्डर्स के हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर स्टेक होल्डर्स। अच्छा, स्टेक होल्डर जिनको नहीं पता है, तो स्टेक होल्डर क्या होता है आपका, जितने भी लोग आपके बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, और मे बी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि आपका मार्केटिंग भी सब्जेक्ट आना है, इकोनॉमिक्स भी आना है, तो ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, किसी भी सेक्शन में पूछ सकते हैं, मार्केटिंग में भी पूछ सकते हैं, सीआरएम में भी पूछ सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। देखो, स्टेक होल्डर क्या होता है आपका, बेसिकली आप आपकी कंपनी से जितने भी लोग यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, इन्वेस्टर्स हो गए आपकी कंपनी के यहाँ पर एम्प्लॉईज हो गए, ठीक है, आपकी कंपनी से जितने लोग एसोसिएटेड हैं, यानी कि कस्टमर भी आपकी कंपनी से एसोसिएटेड में आते हैं, तो कस्टमर हो गए, या फिर आपके जो सप्लायर्स हैं वो हो गए, तो जितने भी लोग यहाँ पर एसोसिएटेड है ना आपके बिजनेस से, आपकी कंपनी से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स का क्या टारगेट है, एम्प्लॉईज का क्या है, कस्टमर का क्या है, सप्लायर को लेकर के क्या टारगेट है, ये सभी आपके कुछ देखे जाते हैं स्ट्रेटेजिक में। अब आप कहोगे सर हमने कुछ ऐसी कुछ मेजरमेंट वाली बात तो हमने ऊपर भी करी थी, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर की तो इट इज़ अबाउट इंक्लूसिव, ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये सब इंक्लूसिव रहता है, यानी कि हम यहाँ पे इन सब की एक साथ बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टर को अलग से उठा रहे हैं या फिर एम्प्लॉईज को, इन सभी को मिला करके हमारे क्या क्या स्पेसिफिक टारगेट्स रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझना। क्लियर हो गया? चलो फिर आपका इसमें अगला पॉइंट आ जाता है फोर्थ नंबर का, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला मेजरमेंट होता है वो किसमें किया जाता है आपका, जो हमारा ये स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर आपका इसमें अगर हम बात करते हैं कोई इनोवेशन वगैरह है तो इनोवेशन भी आपका इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। इवन आपका जो ब्रांड इक्विटी है ना, क्या होता है ब्रांड
इक्विटी। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको इक्विटी का मतलब नहीं आता, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको ब्रांड इक्विटी का क्या मतलब होता है। पता है ये सीआरएम यार, इसको पढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि सीआरएम बताना, या फिर सीआरएम पढ़ाने को तो कुछ भी उठा के ले आओ पढ़ा दो। बट इसमें क्या है कि बिल्कुल कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं था, उनको उठा करके यहाँ तक लेकर के आना, वो भी हर चीज़ रिलेट करते हुए, ये थोड़ा सा बड़ी चीज़ पड़ती है ना। तो ये समझो आप लोग। चलिए, वेट सेकेंड, ये क्या हो गया? वेट अ सेकेंड। तो ये यार, ये पेन ने बड़ा परेशान कर रखा है। वेट अ सेकेंड, देखो भाई, देखो ब्रांड इक्विटी क्या होती है। ब्रांड इक्विटी ना, ये एक वैल्यू होती है, ठीक है। क्या होती है वैल्यू? आप इसे ऐसा समझो, ये रेपुटेशन है, ठीक है। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की क्या रेपुटेशन है। अब देखो कस्टमर क्या होता है कि किसी कस्टमर ने यहाँ पे किसी चीज को यूज करा, उसका नाम बन गया, और फिर वो चीज आपकी किस चीज से बिक रही है। अब जैसे मैं अगर आपसे आज के टाइम पे बात करूं, आईफोन हो गया, जैसे आपका एप्पल हो गया, ठीक है। एप्पल हो गया, देन आपका नाइकी हो गया, और इसके अलावा पोर्शे हो गया, ठीक है। तो ये सभी कंपनीज का यहाँ पे क्यों कस्टमर इतने ज्यादा इसके पीछे गिर रहे हैं कि मैं एप्पल का फोन लूंगा, नाइकी के जूते लूंगा, पोर्शे की कार लूंगा, ठीक है। क्यों इतना ज्यादा यार, क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो ब्रांड इक्विटी है ना, यानी कि ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा है। इनके नाम से ही मतलब चलता है, इनका आधा बिजनेस तो इनके नाम से है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ एप्पल की, तो आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है ऑलरेडी। मैं आपसे बात करता हूँ नाइकी के शूज लिए हैं, तो आपके माइंड में अपने आप आ जाता होगा, अरे यार ये बंदा तो काफी बढ़िया है, इसने नाइकी के शूज लेके आया है, तो काफी अच्छे शूज लेके आया होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो आपकी वैल्यू बनती है, एक तरीके से जो कंपनी की वैल्यू बनती है, उसे हम बोलते हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या बन रही है इस चीज की, ठीक है। तो अब आई होप आपको क्लैरिफाइड हुआ होगा। और बेसिकली आपका ये ब्रांड इक्विटी कौन बनाता है? हु मेक्स ब्रांड इक्विटी? अगर अब ये यार देखो, ये मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स वाली चीजें थोड़ी सी इसमें एंटर हो रही हैं, तो मैं आपको ये भी यहाँ पे निपटाता जा रहा हूँ। तो क्योंकि सीआरएम जो है ना, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपको याद हो बीच में ही, कि बहुत पहले ही बोल दिया था मैंने आपसे, सीआरएम में और मार्केटिंग में बहुत ही थिन लाइन है, ठीक है ना। ये छोटी सी छुटकू सी लाइन है। तो चीजें जो है इधर की उधर होती रहती हैं। बाकी ब्रांड इक्विटी में आप क्या लिख सकते हो? ब्रांड इक्विटी इज मेड बाई कस्टमर्स परसेप्शन, ठीक है। किससे बनता है? कस्टमर का क्या परसेप्शन है किसी कंपनी को लेकर के। और ये परसेप्शन कैसे बनेगा? आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो फर्स्ट क्लास होगी, तभी कस्टमर का परसेप्शन बन पाएगा। ऐड वगैरह करने से किसी कस्टमर का परसेप्शन नहीं बनता, ठीक है। कस्टमर उल्लू नहीं होता है। अगर आप उसे अच्छी चीज दोगे, वो उसको यूज करेगा बार बार, तभी आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सामने लिख दो कि अरे यही सबसे बढ़िया है, उसके पास आओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर चीज ऐड वगैरह करने से ना, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ब्रांड इक्विटी इज मेड बाई कस्टमर्स परसेप्शन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें यार इसमें निपटती जा रही हैं। अपना ये क्या ही बताऊं, पेन का जो मॉडल है ना, मैं तो इसका फैन ही हो चुका हूँ कॉन्टिन्यूसली। देखो, देखो अब हम बात कर रहे हैं आपका, यहां तक हमने निपटा लिया स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं आउटपुट एंड कंपैरेटिव। ध्यान देना, क्या है आपका आउटपुट एंड कंपैरेटिव। इसमें आपको पॉइंट्स से ज्यादा इस वर्ड को समझना जरूरी है आपके लिए, कि आउटपुट एंड कंपैरेटिव मैट्रिक्स ये आपकी क्या होती हैं। इनमें हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, इसमें असेसमेंट। अब देखो ये सारी की सारी चीजें हैं, मैट्रिक्स है, मेजरमेंट है, ये सब पेन ने बताया किसमें था? अगर आप इस मॉडल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो इन्होंने ये सब बताया था आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट में। तो यानी कि ये सभी चीजें आपका किस में हेल्प कर रही हैं? ये सब करके हम जो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस है ना, उसे एसेस कर पा रहे हैं। एक तो शेयर होल्डर रिजल्ट हो गया, ये वाला मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया। और यहाँ पर अब ये जो है ना, मेनली आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहा है इन द सेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो क्या? धीमे धीमे करके आपके माइंड में ना बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने लेक्चर कराए हैं ना, सबका एक एक वर्ड क्लैरिफाइड होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए खैर, आउटपुट और कंपैरेटिव मैट्रिक्स, अब इसको थोड़ा सा समझना। तो ये जो आपका मैट्रिक्स होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी मेजर करने को, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं हमारी कंपनी की जो पोजीशनिंग है। अब देखो, हमने कंपनी के अंदर की तो चलो पीपल देख लिए, प्रोसेस देख लिए, कस्टमर की हमने मेजरमेंट कर डाली। किसी कंपनी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मेनली, अगर मैं बात करूं इंटरनली, कस्टमर का डेटा, दूसरा आपका एम्प्लॉई, और फिर तीसरा आपका क्या होता है? प्रोसेस, ठीक है।
प्रोसेस, पीपल, कस्टमर, ये तीनों तो हमने मेजर कर लिए। लेकिन अगर आप जिंदगी भर अंदर का ही देखते रहोगे तो बाहर का मामला कब देखोगे? यानी कि आपकी कंपनी की जो पोजीशनिंग है वो इन कंपैरिजन टू आपके कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, उनके कंपैरिजन में आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जैसे लेटेस्ट से ये मेरी कंपनी ए है और ये किसी मेरे कॉम्पिटिटर में, यानी कि मेरे सेगमेंट में, मेरे नीक में सबसे ज़्यादा अच्छा जो परफ़ॉर्म करती है ना कंपनी, वो हमारी नंबर 1 कॉम्पिटिटर होती है, ठीक है? तो उस कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में आप क्या-क्या मेज़र करते हो? देखो, याद रखना यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरी कंपनी की परफ़ॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना? ए कंपनी की जो आपकी यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस है, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी बी, यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर कंपनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हो रिलेटिव प्रॉफ़िटेबिलिटी, यानी कि आपका सामने वाली कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी का क्या रेशियो बन रहा है, यानी कि उसके रिलेटिव में प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कैसी है, काफ़ी बढ़िया है या नहीं है, या जो भी है। रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है, क्या होता है रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि जो मार्केट में शेयर है आपकी कंपनी का, वो उसके रिस्पेक्ट में कैसा है कि सामने वाली जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका सपोज करो 20% मार्केट शेयर है, मेरा यहाँ पर 21% मार्केट शेयर है कंपनी में, मतलब पूरे मार्केट में मार्केट शेयर का। तो ये इवन मेरे लिए अच्छा है, फिर तो इसका मतलब मेरी कंपनी जो है सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, फिर आपका देखा जाता है रिलेटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रिलेटिव कस्टमर, यानी कि सबसे बड़ी बात तो क्या होती है किसी भी मॉडल में, किसी भी कंपनी के लिए, कि कस्टमर जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, क्या लिख दिया ये, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जो कस्टमर है वो आपका कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्लियर है। तो रिलेटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखी जाती है विद रिस्पेक्ट टू क्या, मेरी सामने वाली कंपनी के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर फोर्थ नंबर पे, अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स का यहाँ पे हम रिलेटिवली मेजरमेंट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट होता है जिसका यहाँ पर हम क्या रिलेटिवली मेजरमेंट नहीं करते, वो पॉइंट होता है कॉस्ट रिडक्शन का। कॉस्ट रिडक्शन याद आ रहा है मैंने आपको क्यों इतना डिटेल में बताया, क्यों समझाया, कॉस्ट रिडक्शन के क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है ना, ये आपका रिलेटिवली नहीं देखा जाता। कॉस्ट रिडक्शन को हम देखते ही आउटपुट और कंपैरेटिव मैट्रिक्स में है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉस्ट रिडक्शन है ना, ये हमारे आउटपुट को अफेक्ट करता है कि हम क्या आउटपुट दे रहे हैं, उस पर फर्क डालता है, ठीक है। तो इसको हम सीधा-सीधा यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट इसमें आता है रिलेटिव प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। यानी कि आप जो अपने जो आपके कस्टमर हैं या फिर क्लाइंट हैं, आप उनको यहाँ पर प्रोपोज़िशन में क्या दे रहे हो, ठीक है ना? अपना प्रोडक्ट आपका कैसा है विद रिस्पेक्ट टू द सामने वाली कंपनी, आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या फिर आप अगर प्रोडक्ट ना देके सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस सर्विस की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तभी कस्टमर आपके पास में टिकेगा। समझ में आती है क्या बात? देन यहाँ पे आपका सिक्स्थ नंबर पे क्या आ जाता है, ये हो जाएगा अपना इंक्रीज्ड कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या होता है, इंक्रीज्ड कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटिटिव, फिर क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उसमें आपका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब एक तरीके से बढ़ा हुआ होना चाहिए। आप कंपटीशन में आपको पता होना चाहिए यार कि ये सामने वाली कंपनी इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रही है, या फिर सामने मेरे कंपटीशन में लेटेस्ट से मेरी कंपनी तो ए है, सामने वाली कंपनी बी सी डी है, इनके मैं देखूंगा कि ये वाली कंपनी इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इसमें इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, तो मुझे हर चीज़ में इनसे क्या करना है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के चलना होगा। तो बेसिक ये इसका है, बाकी इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बस इस पॉइंट को याद रखो, अगर ये आ गया तो कौन से मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। फिर आता है इसमें इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉई वैल्यू, इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉई वैल्यू, इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉई वैल्यू, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वैल्यू, मैंने बताया था ना एम्प्लॉई वैल्यू क्या होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो एम्प्लॉय है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे, अच्छा आउटपुट दे, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी कंपनी है वो भी क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट दे, पैसा बढ़िया दे, उसकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसे सैलरी वगैरह दो, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर। क्लियर हुआ क्या? फटाफट से हाँ बोलो। देन आपका जो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का रिटेंशन लेवल है, ठीक है, क्या हो गया, एट्थ नंबर पे एम्प्लॉय रिटेंशन रिलेटिव, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव एम्प्लॉय रिटेंशन जो है
वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, एम्प्लॉय जितना ज़्यादा पुराना होगा उसकी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी, वो कंपनी के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर लेवल की बात करो तो जो अपर लेवल के लोग होते हैं या हायर हायरार्की में जो लोग होते हैं उनको जल्दी हम क्यों नहीं निकालते, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो कंपनी ऐसा करती है, जो निकालती है, उसको लॉस भी खाना पड़ जाता है, इवन एक एम्प्लॉय के निकालने से लॉस हर लेवल पे होता है। ठीक है ना, आपको अब तक ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना तो अब लोग बिल्कुल होशियार बने बैठे हो। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, रिलेटिव कस्टमर रिटेंशन, यानी कि सामने वाली कंपनी जो आपकी सामने वाली कंपनी है, कॉम्पिटिटर है, उसके रिस्पेक्ट में आपका कस्टमर रिटेंशन जो है वो कैसा है। ठीक है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आपके कस्टमर जो है छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के पास में, आप यहाँ पे फ्रिज ही अपना गंदा सा बेच रहे हो, उसकी सर्विसिंग भी अच्छी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी आउटपुट और कंपैरेटिव मैट्रिक्स में देखी जाती हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको, तो समझ रहे हो यार, ये पेन ने ना मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन दे रखा है इन्होंने, कितनी सारी तो एक तो चीज़ें बता दी। तो पेन ने क्या बताया कि यार हर लेवल पे आपको मेजरमेंट्स करने हैं। यूसीआई मॉडल पे तो हमने बस कस्टमर मैनेजमेंट का यहाँ पे वो जो 8 पॉइंट मैंने बताए थे ना, वहां पर तो आप बस क्या कर रहे थे, ये मेजर कर रहे थे कि यार ये कस्टमर को हमें ये विन बैक करना है, ये वाला पॉइंट है, वो वाला पॉइंट है। ठीक है, लेकिन पेन ने तो यहाँ पे मतलब पूरी की पूरी जो है रामायण सी इन्होंने निकाल दी कि यार ये भी आपको मेजर करना है, वो भी मेजर करना है। और इवन इनसे क्वेश्चंस आपके, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पेन के मॉडल में क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बनेगा कि इस मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स में क्या पॉइंट बन के आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे की जाती है ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको शेयर होल्डर रिजल्ट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें क्लैरिफाइड है कि नहीं, फटाफट से हाँ बोलो। ठीक है ना, तो आप समझ गए। अब आपको ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन कैसे की जाती है, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे होती है। अब आपको नीचे एक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा रिपोजिटरी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डेटा रिपोजिटरी। अब बेसिकली ये जो डेटा रिपोजिटरी होता है ये कुछ नहीं है, बस बेसिक सा है। इसमें आपका डेटा रिपोजिटरी का मतलब ही होता है वो जगह या फिर वो पॉइंट जहां पर आप पूरा का पूरा डेटा सेव करके रख रहे हो अपनी कंपनी का। मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इन सभी का कुछ ना कुछ डेटा तो निकलेगा ना। तो वो डेटा आपका सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जहां जहां रखा रहता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आईटी सिस्टम लगे होते हैं, अलग अलग आईटी सिस्टम्स होते हैं जहां पे आपका डेटा सेव होता है। एनालिसिस टूल्स होते हैं कई सारे जिनसे आप एनालिसिस करोगे, मैंने आपको बताया भी था सीआरएम टूल के टाइम पे, याद आ रहा है कुछ, सीआरएम प्रोसेस और सीआरएम टूल और सीआरएम मॉडल मैंने आपको समझाया था ना, तो याद करो जरा सीआरएम टूल वाले सारे के सारे पॉइंट, वही आपका यहाँ पर यूज होते हैं एनालिसिस टूल्स में। देन आपका फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि आप अगर अपना ई कॉमर्स चला रहे हो या फिर आपका जो भी है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा सारी कंपनीज वेबसाइट वगैरह पे हैं, तो आपका फ्रंट ऑफिस यानी कि आप सामने क्या लेके आ रहे हो अपने डेटा को, क्या चीजें आप दिखा रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो कस्टमर को। देन बैक ऑफिस एप्लीकेशंस में क्या होता है कि अगर मैं आपकी कंपनी में सपोज करो, मेरी कोई कंपनी है, उसमें मेरा कोई सेल्स पर्सन बैठा हुआ है या फिर कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठा है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, यहाँ पे उसको कस्टमर का डेटा कैसे मिलेगा, अगर कस्टमर ने कोई क्वेरी पूछ ली तो वो कौन से यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको देखेगा, उसका सोल्यूशन देखेगा, है ना। तो जो भी आपका यहाँ पे जो डेटा यूज किया जाता है ऑपरेशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए, लिख लो यहाँ पे, जो बैक ऑफिस एप्लीकेशंस होती हैं, इट इज यूज, कहाँ लिखूं यार, बैक ऑफिस एप्लीकेशंस इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर, is used to administer administer operations from कस्टमर एग्जीक्यूटिव या फिर आपका सेल्स पर्सन। ठीक है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव या फिर आपका क्या हो गया, सेल्स पर्सन हो गया, यानी कि सेल्स पर्सन जो है वो उसके पास में जब मार्केटिंग टीम डेटा लेके आएगी तो वो उसका यूज कैसे करेगा, क्या डेटा है, वो सारा का सारा आपका बैक ऑफिस एप्लीकेशंस में आता है। और फ्रंट ऑफिस में क्या आएगा, जो आपका एक पूरी आपके सामने जो एक पूरी एक क्या बोलते हैं उसको, लेआउट दिखेगा। ठीक है ना, क्या दिखेगा, आपका एक लेआउट दिखेगा एक कस्टमर को। ठीक है, यानी कि आपने जो कस्टमर अपना, अगर कुछ कस्टमर को कुछ दिक्कत आ रही है तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करके आप तक पहुंचेगा, वो आ जाता है बेसिकली आपका फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशंस में। क्लियर है। या फिर जैसे जो ई कॉमर्स साइट होती है, कस्टमर अपना ऑर्डर देने जा रहा है, अमेजोन की जो साइट है उस पर आप क्या करोगे, ऑर्डर अपना डालने जाओगे तो आप वो कैसे कैसे ऑर्डर डालेगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेगा, कार्ट से जाके ऑर्डर करेगा, तो वो सारी चीजें आती हैं आपकी फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशंस में। इसको यार नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इसे अच्छे से इज्जत के साथ नोट डाउन कर लो कि फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशंस। ठीक है, और आपकी
जो बैक ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में क्या होता है इसका, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कस्टमर को लेकर के जो आपका डेटा है वो किस में आता है, तो वो फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन में आता है कस्टमर, यानी कि कस्टमर के जो सीधा सीधा कस्टमर यहाँ पे लेआउट देखेगा वो होता है फ्रंट ऑफिस। और यहाँ पर जो आपका इंटरनल इंटरनल डेटा सिस्टम है, यानी कि इंटरनली जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इंटरनल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर यूज कौन करेगा, आपका बैक ऑफिस एप्लीकेशन यूज करेगा, आपका जो भी सेल्स पर्सन हो गया, कस्टमर एग्जीक्यूटिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो भी है, ठीक है। तो ये होता है, इसको आप थोड़ा सा याद रखना, क्लियर है। और ये सभी हम अपना ईआरपी में यूज करते हैं। मैं अभी आपको ईआरपी पे थोड़ा सा और लेके चलूंगा। तो यहाँ पर अब आपका क्या हुआ कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, देखो भाई, डेटा रिपोजिटरी थोड़ा सा दूसरे फिगर में देख लेते हैं। डेटा रिपोजिटरी जो है ना, ये आपका देखो यहाँ पे ये सब तो आपस में, यहाँ पे देखो एक एरो यहाँ आ रहा है, एक एरो यहाँ आ रहा है, यानी कि ये इसकी हेल्प करता है, ये इसकी करता है। लेकिन अगर आप डेटा रिपोजिटरी की देखोगे तो इसकी पोजीशनिंग यहाँ क्यों रखी? क्या पेन को यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, जगह वगैरह कुछ कम नहीं पड़ी थी। क्योंकि डेटा रिपोजिटरी जो है ना, उसका डेटा का यूज हम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में भी करते हैं, इसका यूज हम वैल्यू क्रिएशन में भी करते हैं, इसका यूज हम मल्टी चैनल इंटीग्रेट करने के लिए भी करते हैं, और जो हमारी परफॉर्मेंस एसेस है वो भी हम इसके थ्रू करते हैं। तो याद रखना, इन सभी का जो बेस है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि पेन की जो 5 प्रोसेस मॉडल है उसका जो सबसे बड़ा बेस है वो कौन सा है, तो ये डेटा रिपोजिटरी ही इसका बेस है। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो हाँ। डेटा रिपोजिटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके पास में डेटा रिपोजिटरी नहीं है, डेटा आपके पास में एनालिसिस टूल्स ही नहीं है, उसके आईटी सिस्टम आपके पास अच्छा नहीं है, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन आपका अच्छा नहीं है, बैक ऑफिस एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, तो भैया ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ना, ये धड़ाम बोल जाएगी, ठीक है। ये कुछ आप कर ही नहीं पाओगे ना। क्लियर है? तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और यही एक आपकी प्रोसेस है जो सारी की सारी प्रोसेस को यहाँ पे इंटरलिंक कर रही है और एक तरीके से यहाँ पे सबको जोड़ रही है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट भी अपने माइंड में रखना, और मैं जो वर्ड्स बोलता हूं उनको ध्यान से सुन के लिख लिया करो या माइंड में डाल लिया करो, ठीक है। वो क्वेश्चन वर्ड्स से मेरे बनते हैं यार, ये चीज समझो आप लोग, ठीक है। समझने में बहुत हेल्पफुल है ये सब। चलिए खैर, तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, आपका पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ फटाफट से अब मुझे। पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल क्लियर हो गया क्या? फटाफट से हाँ बोलिए। अब हमें यहाँ पर करना है एक छुटकू सा मॉडल जिसे बोलते हैं गार्टनर। कुछ नहीं है इसमें यार, गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल, लल्लू पंजू सा मॉडल है, इसको निपटाएंगे। और फिर यहाँ पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सीआरएम, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीआरएम में बहुत अच्छे से मुझे आपको लेके चलना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ही आपका अंदर घुस गए हैं, तो हमें तो अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। और फिर आपके कुछ यार काफी सारी अभी चीजें बच रही हैं जिनमें मतलब है तो छोटी छोटी, इतनी बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा जो आपका कॉन्सेप्चुअल वाला काम था ना, वो था पेन का 5 प्रोसेस मॉडल। इससे बड़ी चीज अब कोई नहीं आने वाली है। अगर आप ये समझ गए हो अभी तक, तो ये समझ लो कि आपने मतलब सीआरएम को पूरा समझ चुके हो, सीआरएम आपके अंदर 80% जा चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अब हम जो है वो छोटी मोटी जो चीजें बची हैं उनको खत्म करेंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तो वो आपको मिल जाएंगे फ्रॉम 28th, ठीक है। 28 जून से मैं जो है इसके ऊपर कुछ सेशंस क्वेश्चन एयर वाले लूंगा, जो इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वो यहाँ से हम थोड़े से करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसे एज अ टेस्ट ले लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ले लो, जो करना है करो। और हाँ, आपका एक सरप्राइज लाइव टेस्ट भी जल्दी ही होगा, तो आप सेकंड वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, पीसीई, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो चैनल ज्वाइन करना, बैकअप वाला। और ये वाली जो आपका एक टेस्ट होगा ना, वो वहीं पे होगा, क्योंकि ठीक है, ये लाइव टेस्ट आपका वहीं पर होने वाला है। क्लैरिफाइड है बात? तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप लोग पेन से तो वाकिफ हो गए होगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। मेहनत करो सभी लोग। समझ में आ रही है मेरी बात? और मेहनत, अब मुझे ना एक पता है, आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो फ्यूचर में यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो सपोज करो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, आपने मेहनत ज्यादा नहीं की, स्ट्रगल किया नहीं आपने, आपको कोई जॉब मिल गई, तो आप इस जॉब में ना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ। आपको बिना मेहनत के जो चीज मिलती है ना, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैम ने शायद स्टोरी भी सुनाई होगी, कोकून वाली, ठीक है। जो कोकून से, जो अगर आप किसी कोकून को यहाँ पे फाड़ दोगे ना, उससे आप उसके अंदर से जो बटरफ्लाई होती है उसे निकाल दोगे, तो वो बटरफ्लाई जिंदगी भर उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसने स्ट्रगल नहीं किया। वो जब वो छटपटाती है ना कोकून के अंदर आपकी बटरफ्लाई, तभी उसके पंख मजबूत होते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप मजबूत नहीं बन पाओगे, अंदर से खोखले रह जाओगे, ठीक है। आज तक मैंने जो स्ट्रगल किया है, जो चीजें करी हैं, उसकी पावर महसूस होती है यार। मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको वही काम आएगा। ये जॉब अब ना, ये आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहां पर ये सब चीजें छोटी लगेंगी कि ठीक है यार, सब ठीक है। जब मेहनत करोगे आपने, उसमें आप जी जान लगा के कंपटीशन में घुसोगे,
खूब सारी मेहनत करोगे, इसमें अपना पूरा हिम्मत लगा दो, पूरा जब आदमी देखो सोना भी जब पिघलता है ना, तभी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है? और डायमंड को जब तराशा जाता है, तभी वो सबसे ज़्यादा चमकता है। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत का रियली में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है? क्योंकि नहीं है, अल्टीमेटली नहीं है, इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर है? तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ पीयूष एंड अब यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।